पॉइंट हमने क्या यहाँ पे पढ़ा, हमने सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी. वी आर ग्रुपिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सबग्रुप्स and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities is called what? Classification. So now what happened, मैंने बताया कि इंपॉर्टेंस क्या होगा क्लासिफिकेशन का. तो हमारे इतनी सारी वास्ट वैरायटी है, इतनी वास्ट बायोडाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हम उनकी स्टडी को इजी बना देंगे क्लासिफाई करके. उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप क्या कर रहे हैं, इतनी सारी स्पीशीज हैं, उनको आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग डोमेन बना दिए. भाई इसमें उन ऑर्गेनिज्म को रखा जिनके एक जैसे फीचर्स हैं, जो एक जैसे बॉडी प्लान रखते हो, या एक जैसी उनकी हैबिटेट हो, या एक जैसी उनकी फीडिंग हैबिट हो, या एक तरीके से वो लोकोमोट करते हो, तो उन ऑर्गेनिज्म को आपने एक ग्रुप में रख दिया. ऐसे ही दूसरे ग्रुप्स में आपने अलग ग्रुप को रख दिया जिनके सेम फीचर्स हैं, जिनकी सेम सिमिलरिटीज हैं. और अब आप क्या करोगे कि आपको हर ऑर्गेनिज्म के नाम को याद करने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं होगा कि आपको ये डिफरेंट जो स्पीशीज हैं इनको अलग अलग आपको याद करना पड़ेगा. आप क्या करिए, केवल एक स्पीशीज को उठाइए, अगर आपने इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में पता है, तो आप इन सब के बारे में, जो अदर बचे हुए हैं, इन सब के बारे में आप जानते हैं. ठीक है. सो next point is why classification is important. ये क्या करेगी, it gives an idea of whole range of diversity found in organism. हमें हर सारी रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी जितनी हमारी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, जितने ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब के बारे में आइडिया लग जाएगा अगर हम उनको क्लासिफाई कर देंगे. और अगर एक एक करके पढ़ना चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी हमारी स्टडी. समझ रहे हैं आप. और थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है कि इंटर रिलेशनशिप क्या हो सकती है ऑर्गेनिज्म के बीच में. मतलब इंटर रिलेशनशिप क्या है. अब कहोगे कि सर ये इंटर रिलेशनशिप यहां पे कहां आ गई. देखिए, मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूं. देखिए, यहां पे क्या हुआ था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हमारे जो एनिमल्स फॉर्म हुए हैं, इनके कॉमन एंसेस्टर सबके एक हैं. ऐसा हुआ कि हमारी जो लाइफ है वो तो वाटर बॉडीज के अंदर ओरिजिनेट हुई. ठीक है. सबसे पहले हमारी जो वाटर में कुछ ऑर्गेनिज्म आए यूनिसेलुलर, उन्होंने ही कॉम्प्लेक्सिटी दिखा के कुछ टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म आए, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, एंड फाइनली हमारी जो है फिशेस डेवलप हुई. और यही फिशेस आगे चल के कुछ इनमें से एम्फीबियंस बने, और इन्हीं एम्फीबियंस में से क्या हुआ, कुछ हमारे रेप्टाइल्स बने. और रेप्टाइल्स में से कुछ ऑर्गेनिज्म, हमारे रेप्टाइल से दो स्ट्रीम बटी इनफैक्ट. ठीक है. मैंने क्या बताया आपको कि लाइफ ओरिजिनेट हुई कहां पे, इनसाइड द वाटर. यहां पे एक्चुअली क्या हुआ था बेटा कि जो अर्थ है ना, यहाँ पे कभी कोई एनवायरनमेंट हुआ नहीं करता था. ये बात है 3.5 बिलियन ईयर अगो. ठीक है. जब बिग बैंग हुआ उसके बाद हमारी अर्थ बनी. उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी एनवायरनमेंट नहीं था. यहाँ पे हमारी अर्थ के ऊपर वॉल्केनोज थे, वॉल्केनोज से लावा निकलता रहता था, हॉट गैसेस निकलती रहती थी. वही गैसेस कंडेंस हुई और उन्होंने क्लाउड्स बनाए. क्लाउड्स की वजह से कई सेंचुरीज तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से वो डिप्रेशंस पे वो पानी भर गया, तो वहां पे सी बने. फिर सी के अंदर लाइफ का इवोल्यूशन शुरू हुआ. तो वहां पे पहले सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म बन के आए, और फिर हमारे सेलुलर लेवल से, सिंगल सेल से यूनिसेलुलर जो थे, उनसे कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए. और वहां पे
वो थे जैसे हमारी, फिर लास्ट में फिशेस इवॉल्व हुई जो सबसे हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे बन गई थी। फिर इन्हीं फिशेस में से कुछ एम्फीबियंस बन गई जो डुअल मोड में रहने लगे। फिर रेप्टाइल्स ने ये जो एम्फीबियंस है इन्होंने रेप्टाइल्स को डेवलप किया, और रेप्टाइल से हमारी दो स्ट्रीम बनी, एक है बर्ड्स जिन्हें एप्स कहते हैं, और दूसरी बनी कौन सी, मैमल्स जो हम हैं। तो इस तरीके से हम लोग का इवोल्यूशन हुआ। तो एक बात बताइए, जब कभी एम्फीबियन से, बहुत सारी एम्फीबियन में ऐसा तो नहीं है केवल फ्रॉग ही होता है, एम्फीबियंस में तो देयर आर मल्टीपल स्पीशीज विच आर इन द क्लास एम्फीबिया। ऐसा तो नहीं है कि एम्फीबिया के अंदर क्या नाम है हमारे एक ही फ्रॉग ही पढ़ते हैं हम लोग, फ्रॉग के अलावा बहुत सारे अदर एनिमल्स हैं। तो वो एनिमल्स भी तो आपस में इवॉल्व होके एक सब टाइप बनाया होगा, इस सब टाइप ने तीसरे सब टाइप को बनाया होगा, इसने कुछ एडेप्टेशन ले ली होगी और एक नया ऑर्गेनिज्म। तो इनके बीच में क्या है, आपस में इंटर रिलेशनशिप है। और इंटर रिलेशनशिप कैसे होगी, हम कैसे पता करेंगे कि ये दोनों एनिमल्स ये फ्रॉग से डेवलप हुए हैं, इनके कुछ फीचर्स फ्रॉग से मिलते होंगे तभी तो हम बता पाएंगे। तो हमें क्या पे यहाँ पे क्या पता करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। सो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ना है क्या, कि क्लासिफिकेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म जो हमारे इतनी वास्ट बायोडाइवर्सिटी है उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स information about interrelationship among organisms। ऑर्गेनिज्म के बीच में हमारे इंटर रिलेशनशिप पता करवाती है। उसके अलावा मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत इवोल्यूशन का बारे में बताया ना, तो हमें ये आइडिया देती है, इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में ये आइडिया देता है कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। हमने इवॉल्वेशन पढ़ा तभी तो पता चला कि एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से हमारी ये दो स्ट्रीम बनी है। तो हमें कैसे पता चला, उनकी कुछ इंटर रिलेशनशिप रही होगी, उनके बीच में कुछ फीचर रहे होंगे, कुछ उनके बीच में मिसिंग लिंक्स रहे होंगे जो दोनों स्पीशीज के बीच के, जैसे सपोज करो जब ये रेप्टाइल बर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे, या इनमें से कुछ स्पीशीज जो रेप्टाइल है वो बर्ड्स बन रही थी, तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बीच का तो होगा ना जिसके पास कुछ रेप्टाइल्स के कैरेक्टर हो, कुछ बर्ड्स के कैरेक्टर हो, ऐसे बीच का कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा ना जिसके पास दोनों हमारी क्लासेस के फीचर हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग मिसिंग लिंक कहते हैं। तो मिसिंग लिंक के फॉसिल्स मिले, उससे हमें पता चला और हमें एक आइडिया मिल गया कि हाँ इवोल्यूशन इस तरीके से हो रहा है, और उस बेसिस पे हमने और क्लासिफिकेशन हमारी इंप्रूव हो गई। गॉट इट। तो ये सब तो थी बात बहुत बेसिक सी, बहुत कॉमन सी, जो इंपॉर्टेंस थी क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, मैंने आपको क्राइटेरियाज भी बता दिए। अब मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, तो बेटा देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़ना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है उसे कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भाई ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा, इसको पहली बार एक साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। इन्होंने ईयर 350 बीसी बिफोर क्राइस्ट इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया था। अब ये जो क्लासिफिकेशन था ना आर्टिफिशियल सिस्टम, जो पहली बार दिया गया था एरिस्टोटल के टाइम पे, ये एक सुपरफिशियल था।
मतलब यहाँ पे हमने क्या किया था, हम लोगों ने क्लासिफाई तो किया ऑर्गेनिज्म को, हम लोगों ने नहीं, एरिस्टोटल साहब ने, एरिस्टोटल जी ने क्लासिफाई तो किया ऑर्गेनिज्म को, पर यहाँ पे उन्होंने यूज किया ओनली 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब बाहर बाहर से देख लिया, अगर एक फीचर सेम है तो उन्हें एक ही क्लास में रख दिया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन का बेसिस लिया, इन्होंने क्लासिफिकेशन का बेसिस लिया था कि एक तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे वेल है, वेल जो है वो भी सी के अंदर रहती है, और आपकी अदर फिशेज हैं वो भी जो है वाटर के अंदर वहीं सी के अंदर रह रही है। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई हैबिटेट के हिसाब से वेल भी पानी में रह रही है और अदर फिशेस भी पानी में रह रही है, तो उन्होंने उनको एक क्लास में रख दिया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, वेल इज अ मैमल, वेल एक मैमल है, तो वेल को हमें फिशेस की कैटेगरी में तो रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वेल तो फार मोर एडवांस, मैमल सबसे एडवांस टाइप का मैं एक बात करूं, सबसे एडवांस हमारा जो है एनिमल का ग्रुप है, और जो फिशेस हैं वो सबसे प्रिमिटिव टाइप की हैं। अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो उसके अंदर हमने क्या की, इन्होंने क्या किया कि मॉर्फोलॉजिकल, और दूसरा एक तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया क्लासिफाई करने के बेसिस के तौर पे, और हैबिटेट कि वहां पे क्या रहे, कहां पे वो रहते हैं, इन बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्या किया, क्लासिफाई कर लिया। अब इन्होंने प्लांट्स को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया 3 कैटेगरी के अंदर। ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज। अब क्या वो कैटेगरीज थे देखिए, ये एरिस्टोटल का काम बता रहा हूं अभी मैं, टू ये जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसकी बात हो रही है। तो इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक जो सबसे छोटे प्लांट्स थे उन्हें इन्होंने हर्ब्स कह दिया, जो इनके थोड़े से बड़े प्लांट्स थे मीडियम साइज के उन्हें इन्होंने श्रब कह दिया, और जो सबसे बड़े प्लांट्स थे उन्हें इन्होंने ट्रीज कह दिया। तो बस इन्होंने यही किया, हर्ब्स को एक कैटेगरी में रख दिया, मतलब उनके बाहर से देखा कि अच्छा ये छोटा प्लांट है तो ये एक साथ, जितने छोटे प्लांट्स है सबको एक साथ रख दो, ठीक है। फिर इन्होंने देखा भाई मीडियम रेंज के प्लांट हैं, उनको एक साथ रख दिया, जो बड़े बड़े प्लांट्स थे ट्रीज थे उनको इन्होंने एक साथ कैटेगराइज कर दिया। एनिमल्स के लिए इन्होंने क्या किया, तो थोड़ा सा फनी है, एनिमल्स के इन्होंने क्या किया कि एनिमल्स को इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सी, पहली वो जिनके पास आरबीसी थी, मतलब जिनका जो ब्लड था वो रेड था, और एक वो जिनके पास आरबीसी एब्सेंट थी, जिनके ब्लड में आरबीसी नहीं थी। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था, एक जिसमें आरबीसी थी, एक जिसमें आरबीसी एब्सेंट थी। तो ये एक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था कि इन्होंने, एरिस्टोटल जी ने। लेकिन इस क्लासिफिकेशन की बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स थी। ड्रॉबैक्स क्या थी, ड्रॉबैक्स ये थी कि भाई सबसे पहला तो ये सुपरफिशियल तरीके से किया हुआ क्लासिफिकेशन है, ये कहीं से कहीं तक नेचुरल रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। मतलब आप ये देखिए, हो सकता है भाई कोई प्लांट हो जो छोटे साइज का है, लेकिन वो सीड प्रोड्यूस कर रहा है, सीड प्रोड्यूस कर रहा है और उसके सीड के अंदर 2 कॉटिलेडन है, और एक बड़ा भी प्लांट है जो सीड प्रोड्यूस कर रहा है उसके भी 2 कॉटिलेडन है, मतलब वो डाइकॉट हो गया। और लेकिन इन्होंने क्या किया, वो प्लांट छोटा है तो उसको छोटे प्लांट्स के साथ रख दिया, और जो प्लांट्स बड़े हैं उनको उन्होंने बड़े प्लांट्स के साथ रख दिया। तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन नेचुरल रिलेशनशिप को कहीं से कहीं तक शो नहीं कर रहा था। दूसरा इसका डिमेरिट ये था कि ये कहीं से कहीं तक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मैंने क्या बताया कि जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं उनके पास सेम फीचर होंगे जो एक साथ इवॉल्व हुए, जिनका इवोल्यूशन एक साथ हुआ, और वो जो इवॉल्व होके बने जो पुराने ग्रुप से, उनसे वो कुछ ना कुछ तो फीचर रिजेंबल करेंगे ना भाई।
तो जो इवॉल्व होके हमारे जो ऑर्गेनिज्म बने हैं उनके बीच में कहीं से कहीं तक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, कहीं से कहीं तक हमें यहाँ पे जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखने को नहीं मिल रही थी। उसके अलावा इसकी डिमेरिट क्या थी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अलग अलग ग्रुप के, ठीक है, जिनके जो है हैबिटेट कॉमन थे। बस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दूं, मैं वेल और फिशेस की बात कर रहा हूं, तो वेल और फिशेस को दोनों को एक साथ रख दिया। वेल मैमल है और फिशेस स्पीशीज कैटेगरी के अंदर आती है, तो इनमें तो कहीं से कहीं तक कॉमन नहीं था, बस हैबिटेट ये कॉमन था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सबको एक साथ रख दोगे। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है नो डिमेरिट्स थी, इसलिए इस जो आपके आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो डिमेरिट्स के या ड्रॉबैक्स के तौर पे कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें मैं मेंशन कर दे रहा हूं। और ये किस बेसिस पे किया गया, यहाँ पे इन्होंने एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए, और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और एक हैबिटेट, बस ये बेसिस लिया क्लासिफिकेशन का। दीज आर बोथ आर द बेसिस जिनको लेके इन्होंने क्लासिफाई करना चाहा, लेकिन ये एक्सेप्टेड नहीं था क्योंकि देयर आर सो मेनी ड्रॉबैक्स। इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। एनिमल्स को डिवाइड कर दिया जिनके पास आरबीसीज होती हैं और जिनके पास आरबीसीज नहीं होती। बस इनका क्लासिफिकेशन यहीं खत्म। अब इनकी ड्रॉबैक्स क्या थी, तो ड्रॉबैक्स भी देख लीजिए। सी, now I'm talking about the drawbacks of artificial system of classification, of artificial system of classification. पहला ड्रॉबैक क्या था कि ये एक सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन था। इट इज अ सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन। एंड सेकंड क्या था, ये किसी भी नेचुरल रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। डू नॉट रिफ्लेक्ट नेचुरल रिलेशनशिप, ठीक है। उसके अलावा ये किसी भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एंड उसके अलावा यहां पे हमने क्या कर दिया था, बहुत सारे अनरिलेटेड एनिमल्स जिनका कोई दूर दूर तक एक दूसरे से वास्ता नहीं, उनको भी एक साथ रख दिया। बस क्यों, क्योंकि वो एक हैबिटेट में है। तो ये क्लासिफिकेशन करने का तरीका ही नहीं था, इसलिए ये रिजेक्ट किया गया। बिकॉज अनरिलेटेड organisms are placed in same group on the basis of habitat. बस habitat सेम है, बाकी उनमें कोई मतलब नहीं है कि उन्हें एक साथ कहीं से कहीं तक वो रिजेंबल करते हो। ठीक है जी, एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, whale and fishes. गॉट इट। तो ये ड्रॉबैक्स हो गई हमारी। अब क्या होता है, इस सिस्टम के बाद आया नेचुरल सिस्टम। ये तो था पहला क्या, आर्टिफिशियल सिस्टम। अब आया दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देख लीजिए आप, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और उसके अंदर क्या मेरिट्स क्या डिमेरिट्स होंगे वो भी समझिएगा। नाउ द सेकेंड type of classification, क्योंकि I was talking about the three type of classification. First is completed, this is the second one, and this is natural system of classification. देखिए यहां पे क्या था कि हमने यहां पे जैसे आर्टिफिशियल के अंदर क्या किया गया था
एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेके क्लासिफाई किया था, पर इसके अंदर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने सेवरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे, कुछ ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे, जिनको एक साथ जो है हमने वहां पे रिलेट किया और उसके बाद हमने क्लासिफाई किया। ठीक है, तो हियर हमने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर वी टेक सेवरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, लॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने यहाँ पे ग्रुपिंग करने के लिए सेवरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इस चीज का भी ध्यान रखा कि नेचुरल सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज इनके बीच में होनी चाहिए। अगर इनके बीच में डिसिमिलैरिटी है तो इनको अलग ग्रुप में रखा जाए, अगर सिमिलैरिटी है तो इनको सेम ग्रुप में रखा जाए। तो जो नेचुरल सिमिलैरिटीज हैं एंड डिसिमिलैरिटीज इनको भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया। तो अगर हमने नेचुरल सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज को देखा गया है तो हमने क्या ध्यान रखा है यहाँ पे, नेचुरल रिलेशनशिप को भी ध्यान में रख के ये क्लासिफिकेशन किया गया है। गॉट इट? नेचुरल रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, उसको भी ध्यान में रखा गया। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस थी, मतलब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा एडवांस था आर्टिफिशियल से, लेकिन फिर भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद में अभी बात करूंगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसकी कुछ एडवांटेजेस थी ओवर द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब वो एडवांटेजेस क्या क्या थी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की? सबसे पहला तो ये था कि यहाँ पे हिट्रोजीनियस ग्रुपिंग नहीं हो रखी थी। हिट्रोजीनियस मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, जिनकी कोई मतलब भी नहीं है एक दूसरे से, उनको एक साथ ग्रुप नहीं किया गया था। अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म को हिट्रोजीनियसली ग्रुप नहीं किया गया एक साथ। तो सबसे पहली एडवांटेज इसकी यही थी, इट अवॉइड heterogeneous grouping of unrelated organisms। अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म की heterogeneous ग्रुपिंग यहां पे नहीं की गई। ठीक है, और दूसरी एडवांटेज क्या थी, ये स्पेस बचा हुआ है, यहां पे हमने ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को ही एक साथ ग्रुप किया। ठीक है, वी प्लेस्ड ओनली related groups of organism together, एक साथ उनको रखा गया। गॉट इट? और इसके अलावा ये हमारा किस चीज का ध्यान रख रहा था, ये हमारे नेचुरल रिलेशनशिप को भी ध्यान में रख रहा था ऑर्गेनिज्म के बीच में। ये नेचुरल रिलेशनशिप को भी ध्यान में रख रहा था। बट फिर भी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इतना ज्यादा हमारा जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। और ये जो सिस्टम था, इसके बाद सबसे लेटेस्ट जो सिस्टम आया उसे कहा गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको धीरे 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 इंप्रूव करते गए हम लोग। तो अब थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो सी द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होगा और इसे किसने दिया। यह है हमारा थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन, दैट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सी, इसको देने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। साइंटिस्ट का नाम था क्या, कैरोलस लिनियस। तो मैं सी लिख दे रहा हूं। इन्होंने यहां पे, इन्हें कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है बेटा।
ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी जान लीजिएगा, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहली बार किसी सिस्टमैटिक वे में जो है ना ग्रुपिंग करने की कोशिश की। ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने पहली बार किसी सिस्टमैटिक वे में ग्रुपिंग करने की कोशिश की। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो लार्ज फाइलम में डिवाइड किया, दो लार्ज फाइलम में डिवाइड किया। एक फाइलम था, सॉरी नॉट फाइलम, इट्स किंगडम बेटा, दो लार्ज किंगडम में डिवाइड किया। एक था किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। मतलब सारे प्लांट्स को एक साथ रखा और सारे एनिमल्स को एक साथ रखा। पर एक बात थी भाई, इन्होंने जो उस टाइम तक कितना ज्यादा, हालांकि बैक्टीरियाज के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया था क्योंकि ये काम जो है 17वीं सेंचुरी में किया गया था, तो उस टाइम तक हमारी सेल 1665 में रॉबर्ट हुक डिस्कवर फर्स्ट टाइम कर चुके थे, फिर लियोन हॉक आए थे आपका 1674 में, वो तब तक अपने माइक्रोस्कोप को थोड़ा बहुत डेवलप करके ला चुके थे, उन्होंने फर्स्ट फ्री लिविंग सेल को देख लिया था। तो बेसिक एक थोड़ा सा एक आइडिया आ गया था कि हाँ कुछ हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ऐसा नहीं है जो चीज विजिबल है, जो चीज विजिबल है वही मतलब हमारे लिए क्लासिफाई करें। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म भी तो हैं जो हमें नहीं दिखते, और या फिर ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जो हमें नहीं दिखते, वायरसेस हैं जो हमें कभी नहीं दिखते। तो यहाँ पे इन्होंने, लिनियस साहब ने तो क्या किया, जो चीज दिख रही थी उसको क्लासिफाई किया गया। इन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो किंगडम प्लांटी बनाया था इसके अंदर बैक्टीरिया को भी इंक्लूड किया। हालांकि बैक्टीरिया इसके अंदर इंक्लूड होने वाली चीज है ही नहीं, प्रोकैरियोट्स हैं ये, इनको इन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया। फिर फोटोसिंथेटिक जितने प्लांट्स हैं उनको भी इन्होंने यहां पे रख दिया, ठीक है। और जितनी भी नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई हैं उनको भी यहां पे रख दिया। तो आप ये देखिए भाई, प्रोकैरियोट्स जो बैक्टीरियाज हैं इनका यहाँ पे प्लांट्स के साथ क्या मतलब, और जो फंजाई है इनका प्लांट से क्या मतलब। ये दोनों ही देखिए, कुछ बैक्टीरिया हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, ब्रूगिन अलगा है वो एक फोटोसिंथेटिक है, या फंजाई तो कहीं से कहीं तक आपका जो है ऑटोट्रॉप है ही नहीं, ये तो एक हेटेरोट्रॉप है, और हेटेरोट्रॉप में भी एक सेप्रोफाइट है ये, तो फंजाई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें रखने का। फिर एनिमेलिया के अंदर इन्होंने किस किस को रखा तो वो भी देख लीजिए। किंगडम एनिमेलिया में इन्होंने यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स को रख दिया, मतलब जितने हमारे प्रोटिस्ट थे उन सब को रख दिया। उसके अलावा इन्होंने मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो हैं उन सब को रख दिया, ठीक है। ये क्लास अगर खत्म हो जाती है तो आप उसी लिंक से दोबारा रिकनेक्ट करेंगे, गॉट इट। तो ये इन्होंने यहाँ पे क्लासिफाई किया किंगडम प्लांटी के अंदर और किंगडम एनिमेलिया के अंदर, पर इसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से अब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है इसको मॉडिफाई किया गया, जिसके लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम अर्नस्ट हेकल था। हेकल ने इसके अंदर क्या किया, जो प्रोटिस्ट थे, जो हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, उनको अलग एक किंगडम बना दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, हालांकि यूकैरियोट्स हैं लेकिन इन्हें हमें अलग रखना होगा, बिकॉज इनका इनसे कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। तो अब इस टू, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशंस क्या थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। इन्होंने देखो क्लासिफाई कर दिया, लेकिन ऐसे ऐसे अटपटे काम कर दिए इन्होंने क्लासिफिकेशन करके कि फंजाई का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, फंजाई को प्लांट्स के साथ रख दिया है, प्रोटोजोन्स को एनिमल्स के साथ रख दिया, मतलब अलग टाइप का इनका जो है सोचना था। बट ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा, अभी धीरे धीरे देखना क्या इसके अंदर मॉडिफिकेशन होके हमारा फाइनली क्या बनने वाला है। देखिए लिमिटेशंस ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन।
ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला तो क्या होता है, एक ना अभी जब हम प्रोटिस्ट को पढ़ेंगे तो प्रोटिस्ट के अंदर एक यूग्लिनॉइड्स को पढ़ा जाएगा, उनकी एक क्लास है जिन्हें हम लोग यूग्लिना कहते हैं। अब ये जो यूग्लिना है बेटा, इसकी कुछ स्पीशीज हैं, देयर आर सम स्पीशीज यूग्लिना की जो क्लोरोफिल बेयर करके चलती हैं, स्पेलिंग जो क्लोरोफिल बेयर करती हैं, ठीक है। और अगर क्लोरोफिल बेयर कर रही तो ऑब्वियस सी बात है ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगी, मतलब प्लांट्स की तरह ये बिहेव करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी। और कुछ स्पीशीज इसकी ऐसी हैं यूग्लिना की जो लैक करती हैं इस क्लोरोफिल को या क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये बिहेव करती हैं एज अ हेटेरोट्रॉप, ये हेटेरोट्रॉप के तौर पे बिहेव करती हैं। तो कंफ्यूजन ये है कि इस यूग्लिना को कहाँ रखा जाए, प्लांट्स में रखा जाए या इसे एनिमल में रखा जाए। तो सबसे पहला कंफ्यूजन यहाँ हुआ, ठीक है बच्चे। और दूसरा भाई हमने फंजाई को प्लांट्स के साथ रख दिया, वी हैड पुट फंजाई विद प्लांट्स, बट प्लांट्स जो है, अब एनिमल, चलो मेरी बात सुनो, यहाँ पे हमने उनको प्लांट्स के साथ रखा हुआ है, चलो मैं फंजाई को निकाल के एनिमल में भी कर देता हूँ क्योंकि ये हेटेरोट्रॉप है, फंजाई हमारा हेटेरोट्रॉप है। लेकिन एनिमल्स और जो आपके फंजाई है, इनके खाने का तरीका दोनों का बहुत अलग अलग है। जो एनिमल्स होते हैं हमारे, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। देखिए इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो लिखने के नहीं, समझने के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। देखिए जितने भी एनिमल्स हैं वो सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और जितने भी हमारे फंगस हैं या फंजाई किंगडम से आते हैं वो सब आपके सेफ्रोट्रॉप्स हैं, वो सब सेफ्रोट्रॉप्स हैं। अब एक बात बताओ, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब जानते हो क्या होता है? कि हम लोग फूड को इनटेक करें, उसको डाइजेस्ट करें, और रिमेनिंग जो वेस्ट है उसको इजेशन कर दें। इसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हम लोग खा रहे हैं फूड को और फिर उसको पेट में डाइजेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में, गट के अंदर इसको जो है डाइजेस्ट किया जा रहा है। लेकिन सेप्रोट्रॉप्स के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे ये कोई सड़ा हुआ लकड़ी का लॉग पड़ा है पुराना सा, यहाँ पे कुछ फंजाई आ गई इसके ऊपर, तो फंजाई इसको डायरेक्टली इनको खाना नहीं शुरू कर देंगे डिकम्पोज्ड मटेरियल को। सबसे पहले फंजाई क्या करेगी, अपने कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेगी इसके ऊपर। इस एंजाइम को रिलीज कर दिया सरफेस पे इसके, और यहाँ पे इन एंजाइम को रिलीज करने के बाद ये जो एंजाइम है इस वुडन लॉग को बाहर ही डिकम्पोज कर देंगे, छोटे छोटे इनके जो न्यूट्रिएंट्स है उनको फ्री फॉर्म में ले आएंगे। लेटर ऑन ये क्या होगा, जब ये फ्री फॉर्म में आ गया तो ये रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा बाय फंजाई, फंजाई इसको रीअब्सॉर्ब कर लेगी। तो ये होता है सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉप्स, मतलब बाहर ही डाइजेशन हुआ, बाद में अपनी बॉडी के सरफेस से इन्होंने इस चीज को रीअब्सॉर्ब कर लिया। तो आप ये देखिए, अगर एनिमल्स के साथ भी फंजाई को मैं पुट कर दूं तो इन दोनों में तो मोड ऑफ फीडिंग दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे एक समस्या आ रही है, ठीक है भाई। उसके अलावा भाई बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, जैसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया होते हैं क्या आपके हेटेरोट्रॉप्स। अब दोनों ही माइक्रोस्कोपिक हैं, साइनोबैक्टीरिया भी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी, और बैक्टीरिया भी, दोनों ही माइक्रोस्कोपिक है। लेकिन अब उनको एक साथ रखना कहाँ से सही रहेगा? एक फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दूसरा जो है वो पैरासिटिक बिहेव कर रहा है, तो उन दोनों में भी कहीं से कहीं तक तालमेल नहीं आ रहा। और सबसे लास्ट बात कि इस क्लासिफिकेशन में वायरसेस को जगह नहीं मिली, वायरसेस को आज तक किसी क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली है। खैर इसकी तो बात कुछ और ही है, कितने भी एडवांस क्लासिफिकेशन आ गए, आज तक वायरस को जो है कभी जगह नहीं दी गई, क्योंकि बताया जाएगा कि इनको अलग से ही पढ़ा जाता है, बिकॉज देयर दीज आर नॉट लिविंग एग्जैक्टली, नॉट नॉन लिविंग, मतलब ये ट्रांजिशन है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, इसलिए इन्हें कभी भी कोई जगह नहीं मिली, किसी भी क्लासिफिकेशन के अंदर कोई क्लास इनकी नहीं बनाई गई।
तो इनको अलग से ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ इसको मॉडिफाई किया गया थोड़ा सा। हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम अर्नस्ट हेकल था। हेकल साहब ने बोला कि नहीं, अब मैं एक काम करता हूं भाई, जितने भी यूनिसेलुलर जितने भी हमारे यूकैरियोट्स हैं उन्हें मैं एक क्लास अलग बना के दूंगा। तो भाई हमारा जो है इसको मॉडिफाई किया गया इनटू थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। और इसको किसने दिया? इसको दिया अर्नस्ट हेकल। अर्नस्ट हेकल। और इन्होंने क्या कर दिया कि इसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया था, यहाँ पे दो ही किंगडम बनाए थे। एक किंगडम प्लांटी, प्लांट्स को एक साथ, और उसके अंदर भी वाहियात चीजें डाल दी इन्होंने। और दूसरा क्या था, किंगडम एनिमेलिया, जिसके अंदर भी इन्होंने सही से काम नहीं करा। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्लांटी, एनिमेलिया और साथ में इन्होंने प्रोटिस्टा, इसको इंक्लूड कर दिया। अब तीन किंगडम बन गए। प्रोटिस्ट के अंदर इन्होंने हमारे जो है उनको, दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट जितने भी हैं हमारे, उन सबको प्रोटिस्ट को रख दिया। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया कहाँ जाएं? भाई बैक्टीरिया को भी तो जगह देनी चाहिए ना। बैक्टीरिया किसके साथ रहेंगे? क्या वो प्लांट्स के साथ ही पड़े जाएंगे लाइफ टाइम? तो इस चीज को मॉडिफाई किया गया। इसको मॉडिफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोपलैंड। कोपलैंड, उन्होंने क्या किया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया। उन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और एक बना दिया मोनेरा। मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरियाज को रख दिया इन्होंने। तो फिर आया जी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? उनका नाम था कोपलैंड। और कोपलैंड ने क्या किया जी, इन्होंने प्लांटी तो पहले से ही था, एनिमेलिया पहले से ही था, प्रोटिस्टा पहले से ही है, बस इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, मोनेरा। मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरियाज को एक साथ रख दिया गया। अब एक सीधी सीधी सी बात है, एक बात बताइए भाई, मोनेरा को रख दिया, अब सारी चीजों को अलग अलग क्लास मिल गई। अभी भी अभी भी हमारे जो फंगस हैं, फंजाई हैं, उनको कहीं भी जगह नहीं मिली है। ठीक है, उनको कहाँ पे पढ़ा जाए? उनको अभी भी इसके अंदर, प्लांटी के अंदर ही रखा गया था। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन से सबसे एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसे कहा गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था। हालांकि हमारे इसको भी जो आपके मतलब मोनेरन्स थे, इनको बाद में दो डोमेन में अलग डिवाइड किया गया। जो हमारे कार्ल वीज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस काम को किया था। मोनेरा को तोड़ के एक आर्किया या आर्की बैक्टीरिया और दूसरे यू बैक्टीरिया, उसके अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए, समझिएगा। तो सबसे पहला तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। अब आया सबसे लास्ट वाला। ठीक है, और रिवीजन के तौर पे देख लीजिए, टू किंगडम को दिया कैरोलस लिनियस ने, और आपके थ्री किंगडम को दिया किसने, अर्नस्ट हेकल ने, और फोर किंगडम को दिया किसने, कोपलैंड ने। गॉट इट। और इनमें इन्होंने सबसे पहले प्लांटी और एनिमेलिया को लिया था, यहाँ पे इन्होंने प्रोटिस्टा को जोड़ दिया, और यहाँ पे इन्होंने मोनेरा को आगे जोड़ दिया। बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे लास्ट वाला, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सो आई एम राइटिंग द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन नाउ। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम था भाई।
इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे, जो रिसर्चर थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, ये अमेरिकन टेक्सोनॉमिस्ट थे एग्जैक्टली। इनका नाम था R.H. विटेकर। और ये काम इन्होंने 1969 में किया, ज्यादा पुराने समय में नहीं किया इस काम को, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 किंगडम बना दिए। कौन कौन से भाई, देखिए। सबसे पहला इन्होंने बनाया किंगडम मोनेरा। दूसरा बनाया प्रोटिस्टा। तीसरा बनाया फंजाई। चौथा बनाया प्लांटी। और लास्ट बनाया इन्होंने एनिमेलिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने का काम कार्ल वीज ने किया था। हालांकि कार्ल वीज ने क्या किया, हल्का सा काम कर दिया। इस मोनेरा को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये जो काम किया गया ये कार्ल वीज ने किया है, मैं लिख दे रहा हूं नीचे। इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देने की कोशिश की थी। कभी कहीं बुक में आपको जो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ेंगे उनमें देखने को मिलेगा कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो 6 किंगडम भी देने की कोशिश की गई थी, ये कार्ल वीज ने किया था। इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक को कह दिया था आर्किया और दूसरे वालों को कह दिया था भाई यू बैक्टीरिया। ये काम किया गया था, एक आर्किया दूसरा यू बैक्टीरिया, ठीक है। थे दोनों प्रोकैरियोट्स ही, ये सारे प्रोकैरियोट्स ही थे। और कभी कभार ये मेडिकल में क्वेश्चन आता है कि किंगडम बड़ा होता है कि डोमेन बड़ा होता है, तो आप ध्यान से समझिएगा, डोमेन 3 है। जो कार्ल वीज ने दिए थे वो 3 डोमेन, और किंगडम हमारे 5 हैं। तो ऑब्वियस सी बात है डोमेन एक बड़ी चीज है, किससे, किंगडम से। देख लीजिए कार्ल वीज ने क्या किया था, वो भी समझ लीजिए, शायद अगर जगह कम पड़ सकती है। देखो कार्ल वीज ने क्या किया था, कार्ल वीज हैड गिवन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिया ही दिया, इन्होंने 3 डोमेन भी दिए थे। कैसे, एक को बोल दिया आर्किया जिसको बोलते हैं हम लोग आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहेंगे। और जी आपका तीसरा जो इन्होंने डोमेन दिया था वो था यूकैरिया। और इस यूकैरिया के अंडर में आपके सब आ जाएंगे, कौन कौन, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमेलिया। ये सब इसके अंदर ही आएंगे, आपके यूकैरिया डोमेन के अंदर। तो अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि डोमेन बड़ा होता है या किंगडम बड़ा होता है। आप देखिए एक डोमेन के अंदर कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं। और हालांकि इन्होंने आर्किया और यू बैक्टीरिया को जो बनाया है वो मोनेरा को तोड़ के ही बनाया था, ठीक है। तो हालांकि एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो यहाँ तक ही आपको, यहीं तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक ये पढ़ना है, 6 किंगडम मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई हो, आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी मेरी बातें समझने में नहीं आई होंगी और आगे भी नहीं आएंगी। इसी तरीके से आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आती चली जाएंगी। अब आगे का मामला समझिएगा। मैं एक जो है ना, कभी कभी आप बुक के अंदर एक डायग्राम देखते हो तो आप उसको कुछ और तरीके से सोचते हो। आज मैं उसको तरीका बताता हूँ आपको, डायग्राम को कैसे बनाया जाएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटेकर ने दिया था उसको बनाने का तरीका कैसे है। देखिए इन्होंने कुछ बेसिस लिए थे, मतलब देखो क्लासिफिकेशन करते मैंने आपको बताया था ना, बेसिस लेते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को कैटेगराइज करते हो, उनको क्लासिफाई करते हो, अच्छे फ्रेंड्स, गंदे फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स। आप भी तो अपने अपने फ्रेंड्स को कैटेगराइज करते हो ना भाई, कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो आपके खुद के क्राइटेरिया हैं कि आप किस क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई करना चाहते हो। बट इनका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था, जो हमारे R.H. विटेकर साहब थे, इन्होंने क्या किया, 4 बेसिस मेन लिए थे। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बेसिस क्या थे विटेकर साहब के क्लासिफिकेशन के, तो सबसे पहला बेसिस इन्होंने लिया
कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सेल स्ट्रक्चर की, मतलब वो सेल जो है जिससे वो बने हैं ऑर्गेनिज्म, वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो डिफरेंस है वो चैप्टर नंबर 8 सेल उसके अंदर पढ़ाया जाएगा, और नहीं तो आप यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियो पड़ी हुई है उससे पढ़ लेना भाई। ठीक है, यूट्यूब पे आप जो है पढ़ लीजिएगा, वहां पे आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस पता चल जाएगा। और लगभग बच्चे मेरे तुम लोगों को मैं लिंक भेज चुका हूँ, तो उसमें आप पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं, जिन्होंने भी सेल चैप्टर पढ़ लिया है। तो एक पहला बेसिस था क्या, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी चीजें नई होंगी, जो पुराने हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो पढ़ चुके हैं उनको आ रहा होगा, और जो पुराने हैं वो तो आए ही नहीं है क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। तो आप एक सीधा सीधा देखिए, सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरी चीज क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑर्गेनिज्म हमारे ऑटोट्रॉप्स हैं या हेटरोट्रॉप्स हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं। तीसरा बेसिस इन्होंने लिया था क्या, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब कि क्या वो सिंगल सेल के बने हैं या ज्यादा मल्टी सेलर हैं। ठीक है, वो यूनिसेलर है या मल्टी सेलर है, गॉट इट। उसके अलावा चौथा बेसिस था इन्होंने फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनके बीच में है या नहीं है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन चारों बेसिस को ध्यान में रख के विटेकर ने काम किया था। अब कैसे किया गया था उस काम को, तो एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को हम समझेंगे। देखिए भाई, देखिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझनी है। मैं यहाँ पे पहली एक लाइन खींच रहा हूं, आपके सामने पहली लाइन खींच रहा हूं, यहां से नीचे नीचे वाले सब प्रोकैरियोट्स, यहां से ऊपर वाले सब यूकैरियोट्स। मतलब यहां से इस लाइन से नीचे नीचे जो भी हैं सब प्रोकैरियोट्स हैं, इस लाइन से ऊपर ऊपर सब हैं क्या, यूकैरियोट्स हैं। फिर एक और लाइन खींच रहा हूं भाई, यहां से इस लाइन से नीचे नीचे सब यूनिसेलर, इस लाइन से ऊपर सब मल्टी सेलुलर। ठीक है भाई, तो यूनिसेलर सभी होंगे नीचे, यहां से सब प्रोकैरियोट है नीचे, इस लाइन के नीचे नीचे। अब ये एक लाइन खींच रहा हूं, यहां पे सब ऑटोट्रॉप्स, इस लाइन के इधर इधर सब ऑटोट्रॉप्स हैं, इस लाइन के इधर सब हेटरोट्रॉप्स हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं। अब हेटरोट्रॉप्स में भी दो मोड होते हैं भाई, हेटरोट्रॉप्स में दो मोड होते हैं, एक सेप्रोफाइट और एक होलोजोइक। तो एक तरफ हमारे जो है आपके सेप्रोट्रॉप्स हैं, सेप्रोट्रॉप्स हैं, और एक तरफ आपके होलोजोइक वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होंगे, देखो समझने का तरीका बता रहा हूं, जो भी सिंगल सेल के प्रोकैरियोट्स होंगे उन सबको क्या कहते हैं हम लोग, मोनेरा, उन सबको क्या कहेंगे, मोनेरा। जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, प्रोटिस्टा। ठीक है, जितने मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर इससे ऊपर ऊपर तो सब यूकैरियोट्स है ना, जितने भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होंगे, प्लांटी। अब जितने भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट और साथ में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सेफ्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हो, वो कौन हो जाएंगे, फंजाई। और फिर वो ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट हो,
हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन उसमें वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से करते हैं काम, तो वो कौन हो जाएंगे? एनिमेलिया। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। और इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या कि मोरेरेंस मॉडिफाई होकर प्रोटिस्ट बने, प्रोटिस्ट से हमारी प्लांट्स बने हैं, और यहीं से फिर ये जो स्ट्रीम है ये डाइवर्ट हुई है। तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आपके सामने आ गई। तो ये डायग्राम आपने 9th क्लास की किताब में पढ़ा होगा, लेकिन आज तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि डायग्राम बनता कैसे है। तो अब मेरे हिसाब से आपको कभी भी कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी कि आपसे कोई पूछे प्रोटिस्टा कौन है, तो आप इंस्टेंटली आपको जवाब देना है कि भाई ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। आपसे बोले कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सॉरी मोनेरा किस में रखे जाते हैं, तो भाई यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। आपसे पूछे कि भाई प्लांटी कौन है, तो बोलना मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब डिमेरिट्स क्या हैं, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबसे पहले मैं मेरिट्स की बात करूंगा इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, और उसके अलावा फिर बाद में बात करूंगा मैं डीमेरिट्स की भी, ठीक है। डीमेरिट्स भी देखो, हर चीज के अंदर कुछ सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ त्रुटि उसमें रह जाती है। आप भी बहुत अच्छे होंगे लेकिन कोई ना कोई कमी आपके अंदर भी रहेगी, ठीक है। तो सिमिलरली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, बट देयर वाज सम डीमेरिट्स। सो डिमेरिट्स को हम बाद में बात करेंगे, हम पहले अच्छाई की बात कर लेते हैं कि अच्छाई क्या थी इसके अंदर। तो देखिए, समझिए, मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे पहली मेरिट क्या है भाई, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि हमारा ये बेटर रिलेशनशिप को शो कर रहा है। एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, मतलब ये सेलुलर लेवल है या इनके अंदर मल्टी सेलुलर है, आपको सब पता चल रहा है देखने से, है ना, कि यूनिसेलुलर कौन से थे और मल्टी सेलुलर। तो बेटर रिलेशनशिप आपको मिल रही है, तो इट रिफ्लेक्ट्स बेटर रिलेशनशिप, better relationship among organisms with regard to level of organization। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, सेलुलर लेवल है या आपका मल्टी सेलुलर लेवल है, किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी पता चल रहा है आपको यहाँ पे। पहली तो ये थी, उसके अलावा ये हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या, बेटर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, बेटर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, कि कौन किससे इवॉल्व हुआ है, ठीक है, और किस तरीके से ग्रेजुअल इवोल्यूशन होके जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से बने हैं, ठीक है। एंड इट आल्सो शो ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स फ्रॉम सिंपलर वन, ठीक है जी। उसके अलावा भाई हमने क्या किया, जो पहले काम कभी नहीं हो पाया, जैसे जो हमारे कंट्रोवर्शियल ग्रुप्स थे जैसे साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, यूग्लिना, इनको एक बेटर ग्रुप दे दिया, यहाँ पे उनको एक बेटर प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दी कि भाई आपका ये ग्रुप है, अब आप इसी में रहेंगे,
अब ऐसा नहीं है कि आप किसी और ग्रुप में जाके रहेंगे, जैसे पहले बैक्टीरियाज को हमने क्या करा था, प्लांट्स के अंदर रख दिया था ना, अब ऐसा नहीं करा जाएगा। अब क्या किया जाएगा कि बैक्टीरियाज अलग रहेंगे, प्लांट्स अलग रहेंगे, उनको एक साथ नहीं रखा जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे बेटर प्लेसमेंट कर दिया कंट्रोवर्शियल ग्रुप्स को, बेटर प्लेसमेंट ऑफ कंट्रोवर्शियल ग्रुप्स। कौन कौन से थे कंट्रोवर्शियल, जैसे आपके मोनेरा वाले, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, और उसके अलावा प्रोटिस्ट, उन सबको अलग अलग ग्रुप बना के दे दिया कि भाई तुम अपने अपने ग्रुप में रहो, ऐसा मत रहो कि भाई जो है किसी और ग्रुप में भागोगे आप। और हमने सबसे बड़ी बात क्या करी कि किंगडम जो फंजाई थी उनको प्लांट से अलग कर दिया, क्योंकि प्लांट से तो उनका दूर दूर तक नाता नहीं था। बस ये क्या सोचते थे, प्लांट्स के साथ रखने का कारण क्या था कि वो प्लांट्स की तरह उगते हैं, जैसे मशरूम होती है ना वो भी ग्रो करती है। तो उनका सोचना ये था कि जो ये प्लांट्स हैं उनकी तरह ही हमारे ये जो है फंजाई होती हैं, तभी ये ग्रो करती हैं। लेकिन बाद में उस चीज को क्लियर कर दिया गया है। अब ये तो रही बात मेरिट्स की, अब डीमेरिट्स की बात और सुन लीजिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डीमेरिट क्या था। ठीक है, सो नाउ सी द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या किया गया, डीमेरिट्स क्या हुआ, देखिए। सबसे पहला डीमेरिट क्या था कि वायरसेस की पोजीशन ही क्लियर नहीं थी, आज तक नहीं है। वायरसेस को आज तक किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप मतलब डिवाइड ही नहीं करके दिया गया है। तो पोजीशन ऑफ वायरस इज नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है। दूसरा क्या था कि जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया ना बेटा, आप किंगडम प्रोटिस्टा को आप समझिए एक डस्टबिन है। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये एक डस्टबिन है, जो ऑर्गेनिज्म कहीं फिट नहीं होता वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फेंक दिया गया। मतलब आपको जब मैं किंगडम प्रोटिस्टा अलग से पढ़ाऊंगा तो आपको इतने वेरियस टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो यहाँ पे दिखाई देंगे, जो आपको कहीं नहीं दिखाई देते। मतलब हर, जैसे आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, मोनेरन्स पढ़ेंगे, तो आपको बैक्टीरिया दिखाई देंगे, समहाउ मोर ओवर वो एक जैसे होते हैं। लेकिन जब प्रोटिस्टा को आप पढ़ेंगे ना, आप देखोगे इतने अलग अलग टाइप के हैं कि कुछ उनमें फोटोसिंथेटिक भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं, कुछ अलग टाइप के भी हैं, कुछ पेरेडेटर हैं, कुछ पैरासिटिक हैं, मतलब कोई कुछ हमारे जो है वो एक तरीके से पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं। आप उनके उनके अंदर आप स्लाइम मोल्ड्स भी पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स हमारी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रही है। मतलब हर तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको मिलेगा। तो किंगडम प्रोटिस्टा को आप समझ लीजिए इट इज अ डस्टबिन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो किंगडम प्रोटिस्टा के साथ क्या दिक्कत है, देखिए। इट इंक्लूड्स organisms having diverse लाइफ फॉर्म। कई तरीके की लाइफ फॉर्म्स को एक साथ जो है इसके अंदर ग्रुप किया गया। लाइफ फॉर्म तो उनकी अलग थी, साथ में उनका स्ट्रक्चर भी बहुत अलग है, डिफरेंट स्ट्रक्चर दे आर हैविंग, एंड लाइफ साइकिल भी सबकी अलग अलग है। अरे इनमें से कुछ तो कॉमन होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी हमें क्या कर दिया, इन सबको स्ट्रक्चर भी अलग है, लाइफ साइकिल भी अलग है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म है, उसके साथ इतना कुछ अलग होने के बावजूद मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी उनका अलग है, तब भी उनको एक ही किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया। ये इसका डिमेरिट है, ठीक है। उसके अलावा भाई जो स्लाइम मोल्ड्स थे,
जो हमारे प्लेस्ड किए गए प्रोटिस्टा के अंदर, वो हमारे जो अदर प्रोटिस्ट थे उनसे अलग थे, क्योंकि वो हमारे कुछ फंजाई जैसी एक्टिविटी दिखाते थे, ठीक है। और जो हमारे 3 हायर किंगडम से, जैसे प्लांट, फंजाई, एनिमेलिया, उनको एक तरीके से मैं कहूँ तो पॉलीफाइटिक जो है, उसे कहते हैं पॉलीफाइलेटिक, उस वे में जो है उनको जो है मैं एक तरीके से कहूँ प्लेस नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डीमेरिट्स के तौर पे रही। बेसिकली कंट्रोवर्शियल तो एक तो वायरसेस का मामला था, और दूसरा कंट्रोवर्शियल मामला यहाँ पे था क्या, किंगडम प्रोटिस्टा का, जिसकी वजह से थोड़ी सी इसके अंदर डीमेरिट आ गई। लेकिन फिर भी अब तक का जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन का टाइप है वो हमारा 5 किंगडम ही है, और अब तक इससे कोई एडवांस टाइप का नहीं आया है। हाँ, कार्ल वीज ने कोशिश की थी, लेकिन पढ़ाया फिर भी 5 किंगडम ही जाता है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कार्ल वीज ने क्या किया था कि मोनेरा को इसके अंदर आर्किया और यूबैक्टीरिया में ब्रेक डाउन किया था। बट फिर भी जो मोस्ट एक्सेप्टेड है अब तक का वो है हमारा क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर। अब देखते हैं कब तक ये चलेगा, इससे एडवांस वाला कौन देगा और किस बेसिस पे देगा। अब तक तो किसी ने दिया नहीं है, आगे हो सकता है जब चेंज हो जाए तो शायद आप अलग कुछ नया पढ़ने लग जाएं। तो ये तो रही बात किसकी, क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन हो गया हमारा खत्म। अब हम एक एक करके किंगडम्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा किंगडम मोनेरा से। सबसे पहला जो किंगडम हम पढ़ेंगे वो है कौन सा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा को पढ़ने के बाद हम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, इसके बाद प्रोटिस्टा पढ़ा जाएगा। प्रोटिस्टा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे फंजाई को, और फंजाई के बाद हम पढ़ेंगे प्लांटी, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लास्ट में एनिमेलिया। तो एक चीज सुनिएगा आप, देखिए हमारे सिलेबस के अंदर प्लांट किंगडम एक अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो मैं आपको प्लांट किंगडम में ही ये पढ़ाया जाएगा, मैं इस चैप्टर के अंदर इस चीज को नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा वो है एनिमल किंगडम, तो ये पूरा अच्छे से उसमें कवर हो जाएगा। तो हमें मेनली किसको कवर करना है, एक मोनेरा को, दूसरा प्रोटिस्टा को, और तीसरा फंजाई को। इसके अलावा कुछ इनकी डिफरेंट जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, जैसे एक पढ़ना है हमें टॉपिक जिसे कहते हैं लाइकन्स, जो फंजाई और एल्गी एक साथ मिलके बनाते हैं। उसके अलावा फिर हमें पढ़ना है एक माइकोराइजा नाम से, माइकोराइजा ये फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट्स का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। उसके अलावा फिर हमें पढ़ने हैं वायरसेस। वायरसेस के बाद इसी वायरसेस से रिलेटेड कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसमें हम लोग वायरोइड्स कह देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें पढ़ने हैं प्रायंस। बस ये हमारा जो सिलेबस है इसके अंदर यही पार्ट पढ़ा जाएगा। अब जो किंगडम मोनेरा है इससे मैं नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी इसका इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा और थोड़ा कंफ्यूजन ही आप दिमाग पे लेके जाएंगे, एंड देयर इज ओनली 3 minutes which are left in the class. तो किंगडम मोनेरा आई विल स्टार्ट फ्रॉम इन द नेक्स्ट क्लास। आज आपको होमवर्क में क्या करना है वो भी सुन लीजिए। सबसे पहला काम आपको करना है कि एनसीईआरटी को उठाना है, सबसे पहला काम।